नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके परीक्षा के इम्पोर्टेंट से अति आवश्यक है, बजट। जो बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है 2 फरवरी को, उसी पर हम एक चर्चा करेंगे कि यह बजट होता क्या है और बजट के कौन कौन से आयाम होते हैं और सरकार किस प्रकार बजट बनाती है और बजट कैसे हो खर्च करती है सरकार, उसी पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बतला दें, आप लोग स्टूडेंट होंगे या परिवार के, तो परिवार का जो मुखिया होता है वह अपना बजट बनाता है। क्योंकि जो बजट होता है, बजट कई रूप में होता है। एक पर्सनल बजट होता है, एक प्राइवेट बजट होता है और एक पब्लिक बजट होता है। पब्लिक बजट का मतलब जो आम जनता के लिए, तो आम जनता का जो बजट होता है वही सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जो भी एपेक्स बॉडी होती है राज्य में अथवा केंद्र में या तो लोकल बॉडी में, उसके द्वारा। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अंतरिम बजट होता क्या है। सबसे पहले बजट शब्द आया कहाँ से। बजट का अगर शब्द देखा जाए तो यह शब्द फ्रेंच भाषा में इसे बजट कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह आपका चमड़ा का थैला होता है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। और अंतरिम का यही तात्पर्य है कि फुल जो बजट होता है, फुल का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर पूरा, मतलब उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसी को आपका यह जो होता है यह आपका आम बजट होता है या फुल, या तो इसी को बजट कहते हैं। जबकि अंतरिम बजट जब सरकार के द्वारा मान लीजिए कोई भी चीज़ चुनाव हो रहा है या किसी कारणवश सरकार कम समय के लिए है, तो उस समय आपका अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट का मतलब 2-3 क्वार्टर का होता है, तो उसके आधार पर होता है 5-6 महीने का, कि ताकि नई सरकार गठन हो जाए तब तक वह बजट चले। 2-3 महीने के बाद फिर उसके बाद नए सिरे से बजट पेश किया जाए। सबसे पहले हम लोग बजट के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि यह बजट जो है, सबसे पहले विश्व में बजट शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बजट होता क्या है। जब भी कोई सरकार या तो कोई बॉडी होती है या तो एक परिवार होता है, उसके द्वारा जो बनाया जाता है बजट, यही वित्तीय प्राधिकरण के द्वारा यह तैयार किया जाता है। और बजट में जो आपका अगर देखा जाए, बजट में इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपका यहाँ पर जो होता है आपका टोटल रिसीव, और यहाँ पर जो आपका होता है वह आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी में जब टोटल रिसीव में अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर होता है आपका कैपिटल रिसीव, और इधर आपका जो होता है वह आपका रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। और फिर इसमें एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाता है, वह आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इधर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग वहीं देख लेते हैं। इसमें व्यय और राजस्व की एक विवरण होती है। जो आय होता है, यहाँ पर राजस्व का तात्पर्य जो है वह आपका आय से है। आय आपका कैपिटल के द्वारा हो सकता है अथवा आपका राजस्व और कैपिटल में, पूंजीगत में, दोनों में अंतर है। इसमें लायबिलिटी नहीं होती है, जबकि आपका कैपिटल जो होता है रेवेन्यू, उसमें लायबिलिटी होती है। बजट एक प्रकार का सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाता है और कितना उसके द्वारा प्राप्त अथवा लेन देन किया जाता है उसके बारे में समस्त जानकारी होता है। अगर हम योजनाओं को भी उसमें देखें तो वह सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार के द्वारा वेलफेयर स्कीम या तो अन्य कोई चीज़ें चलाई जा रही हैं, सभी उसमें इंक्लूड होती हैं। और एक वर्ष अथवा जितने समय के लिए वह पेश किया जाता है उतने समय का उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो भारत के संविधान में बजट
शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर बजट के जगह पर अगर देखा जाए तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और आपका संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 112 है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के एग्ज़ाम से बेहद ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी यह पूछ देता है। और यह आपका जो होता है, सरकार जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, इतना आपका सबसे ज़्यादा यहीं से आपका प्रश्न इतना उठाता है, कहीं बजट दे देता है तो कहीं यह दे देता है ऑप्शन में, तो उसी में से एक ऑप्शन आपका सही होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अंतरिम बजट या कोई भी बजट जो होता है, बजट में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उसमें एक जो होता है वो एक्चुअल होता है। एक्चुअल जो होता है, जो मान लीजिए पिछले वर्ष जो बीत गया है उस वर्ष का आंकड़ा होता है, समझते। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो 2022-23 का जो आंकड़ा होता है वही अंतिम आंकड़े या वही एक्चुअल डाटा होता है। फिर बाद में जो जिस वर्ष बजट पेश किया जाता है, मतलब मान लीजिए 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा है 25 का, तो इससे जस्ट पिछले वर्ष वाला जो बजट रहेगा यह आपका अनुमानित बजट हो जाएगा। और इसमें सपोज दैट जब बजट तैयार होता है, मान लीजिए बजट तैयार आपका अक्टूबर-नवंबर से ही प्रारंभ बजट हो जाता है, तो उस समय सारे आंकड़े फरवरी तक नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए इस बजट में रिवाइज भी किया जाता है इसको, या अनुमानित। तो यही आपका अनुमानित है। और आपके संभावित आंकड़े जो मान लीजिए संभावना एक प्रकट की गई है कि इतना किसी स्कीम पर अगर यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना है, यहाँ पर मान लीजिए यह अक्टूबर का महीना है और हमें 31 मार्च तक हमें कोई चीज़ पर हमें प्लान पर खर्च करना है या रेवेन्यू हमें मिला। तो जब हमें रेवेन्यू मिला तो हमें बजट जब हम यहाँ से तैयार कर रहे हैं तो हमें यह भविष्य में मालूम नहीं है कि हमारा कितना खर्च, लेकिन अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इस चीज़ स्कीम पर हमारा इतना खर्च हो रहा है या इस योजना पर सड़क निर्माण पर इतना खर्च हो रहा है, तो हम इसको फिर रिवाइज कर देते हैं कि इसमें हमारा अनुमानित है कि हमारा इतना खर्च होगा, उसी को रिवाइज कहा जाता है। और इधर आगे जो खर्च होता है उसे अनुमानित कहा जाता है। तो इसी आधार पर आपका संभावित आंकड़े आगे के होते हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अभी हम लोग रिव्यू किए हैं तो हमारे जो नॉन सब्सक्राइबर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वह हम लोगों का बढ़ेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने में सुधार करते हुए अच्छा वीडियो बनाएंगे। और आपका एक सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के लिए एक बहुमूल्य योगदान होगा। धन्यवाद। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोगों के लिए बतला दूं कि जो बजट तैयार किया जाता है वह आप जानते ही हैं, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसमें कई विभाग मंत्रालय में वह सरकारें होती हैं जो अलग अलग कार्य उनका होता है, वह कार्य देखती हैं। उसी में अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होती है वह आपका वित्त मंत्रालय होती है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है। और वित्त मंत्रालय में पहले जो था वह आपके पहले कम विभाग थे, लेकिन अभी इसमें विभागों की संख्या बढ़ गई है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से विभाग द्वारा आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। तो इसका आप लोगों को
एकदम पूर्णतः नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं इसमें जो विभाग महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा। सबसे पहला विभाग आपका है वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। यह जो विभाग है इसी के द्वारा आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। और दूसरा जो विभाग है यह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, और यही विभाग जो है आपका व्यय को देखता है। उसके बाद जो आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं उनको यह विभाग के द्वारा देखा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यह विभाग जो होता है जितनी भी बैंकिंग सेवाएं होती हैं उनको देखता है, इसी के अंतर्गत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इस विभाग में आपका जितने भी आपके पब्लिक एसेट से संबंधित जो मैनेजमेंट चीज़ें हैं वह आती हैं। और साथ ही साथ आप जैसे नाम सुने होंगे रेवेन्यू में इंटेलिजेंट रेवेन्यू या ईडी, वह इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जितने भी इंटरप्राइजेज भारत सरकार से संबंधित हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं वह आपके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें मैं बतलाया हूँ यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में, यहाँ तक पीसीएस के एग्जाम में इससे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए हम लोग बजट के बारे में आगे देख लेते हैं। पहली बार बजट की ड्राफ्ट कॉपी जो होती है यह वित्त मंत्रालय के पास जाती है और यह दिसंबर से ही प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। ड्राफ्ट कॉपी का जो रंग होता है यह नीला होता है। यह सब जो छोटे एग्ज़ाम हैं इनके लिए बेहद ही, वनडे एग्ज़ाम उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, या ऐसे क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। अगर हम अंतरिम बजट की बात की जाए तो अंतरिम जैसे जानते होंगे आप लोग 1946 में जब देश आज़ाद हुआ 46-47 में, तो पहली बार अंतरिम सरकार की गठन की गई। अंतरिम सरकार का यही दायित्व था कि जो भी चीज़ें प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाई जाए और जब तक नई चीज़ें परिवर्तन जो पूर्ण रूप से परिवर्तन हो वह ना हो पाए। तो उसी तरह आपका अंतरिम बजट है। जब भी सरकार को लगता है कि मेरी अवधि यहाँ से यहीं तक है, सपोज दैट मान लीजिए यह पूरा ईयर है, इतना है, तो अगर सरकार को लगे कि इसके बाद हमें इतना समय के बाद मेरा चुनाव है, तो इसके लिए जो बजट यहाँ तक अगर सरकार तैयार कर रही है तो यही आपका अंतरिम बजट है। यह फुल बजट ना होके एक छोटे से समय के लिए होता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष से कम समय के लिए होता है। यही आपका अंतरिम बजट होता है और केंद्र सरकार के खर्च के साथ साथ राजस्व भी इसमें शामिल किया जाता है। जिस साल लोकसभा का चुनाव होता है उसी साल अंतरिम बजट, अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में अगर जिस साल मान लीजिए मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है तो उसका 4 साल का जो टर्म होता है पूरा हो जाता है, 5वां साल जब चलने लगता है तो उस समय जो लाया जाता है अंतिम बजट के रूप में वह अंतरिम बजट होता है। और यह सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं लागू होता है, यह राज्य सरकारों पर भी यही लागू होता है, जो भी सरकारें होती हैं। आइए हम लोग आगे फैक्ट देख लेते हैं। आम चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है, जैसे भी जो आम चुनाव है, जैसे मैं कहा लोकसभा का, तो आप लोग जैसे जानते हैं संसद में 2 हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा हर 5 वर्ष पर भंग की जाती है, फिर नए सिरे से चुनाव होता है। फिर जब चुनाव होने से जस्ट पहले वाला जो बजट होता है वही अंतरिम बजट होता है, उसी के बारे में यहाँ बतलाया गया है। अंतरिम बजट जो पेश किया गया है इस बार वह आपका निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है और यह इनका पहला अंतरिम बजट है। जब से यह 30 मई 2019 से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑफिस का चार्ज इन्होंने संभाला है, उसके बाद इनका
पहला अंतरिम बजट है और अभी तक इन्होंने कुल 6 बजट पेश कर चुकी हैं और यह स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो इंदिरा गांधी भी रही हैं जिनके पास वित्त मंत्रालय था। निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह बजट सबसे छोटा है, जो जैसा कि अंतरिम मैं बतला चुका हूं आपको, एक कम समय के लिए होता है, इसलिए इसका आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है। इससे पहले अंतरिम बजट 2019 में, आप लोग जैसा जानते हैं 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उससे जब 2019 में बजट पेश किया गया था तो वह भी अंतरिम बजट था और यह पीयूष गोयल जी के द्वारा पेश किया गया था। अंतरिम बजट में कोई नई घोषणा नहीं की जाती है, यह भी आप लोग एकदम यह पॉइंट एकदम याद किए रहिएगा। और इस बार का जो भाषण था इनका निर्मला सीतारमण जी का, यह 58 मिनट का था, यानी 58 मिनट का। 2020 में निर्मला सीतारमण का भाषण जो था यह आपका 160 मिनट का था, क्योंकि यह 2020 वाला जो बजट था यह आपका फुल बजट था, जबकि यह अंतरिम बजट है। अगर हम लोग उस नज़रिए से देखें कि अभी तक का सबसे लंबा बजट कौन सा था, तो बजट भाषण तो वह आपका 2020 का जो भाषण था वह आपका सबसे लंबा, बजट पर जो स्पीच दिया जाता है उसका ड्यूरेशन की बात की जा रही है, यह आपका 200 मिनट का था। यह भी आप लोग याद रखिएगा, यह एक फैक्ट है। अगर बजट इतिहास की बात की जाए तो बजट इतिहास जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 में क्रांति हुई थी, 58 में 1 नवंबर को घोषणा होता है, उसके द्वारा वायसराय के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो शासन व्यवस्था जब भारत के चलाई जाती है तो भारत में लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके प्रथम वायसराय बनते हैं और वायसराय बनते हैं, यहीं पर विभागों का सृजन किया जाता है, विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं और विभाग बनाए जाने के बाद पहला जो जिम्मेदारी जेम्स विल्सन को दी जाती है, इनको वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है और यह 1860 ईस्वी में पहला बजट पेश करते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो पहला भारत में आम बजट की जो पेश किए थे वो 1860 में जेम्स विल्सन पेश किए थे और उस समय वायसराय जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे। जेम्स विल्सन ने भारत में बजट पेश करने वाले के रूप में जनक के रूप में कहा जाता है। जनक उन्हें कहा जाता है जब कोई चीज़ पहली बार वो किया जाता है, उद्भव करता है, उसको जनक कहा जाता है। आज़ाद भारत का पहला आम बजट जो पेश हुआ था यह आपका 26 नवंबर 1947 को हुआ था और यह पहला अंतरिम बजट भी था और उस समय जो मंत्री थे अंतरिम बजट के R.K. षणमुखम थे, चेट्टी थे, यही आपके पहले वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। अगर गणतंत्र भारत की बात की जाए तो गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया जाता है यह आपका जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया जाता है। वह उस समय के तत्कालीन भारत के पहले वित्त मंत्री थे और आप लोग जैसा जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो हुआ था वह गणतंत्र हुआ था। तो उसके 1 महीने के बाद जस्ट आपका पहला आम बजट पेश किया जाता है। सर्वाधिक बार बजट पेश जो करते हैं वह आपके मोरारजी देसाई पेश करते हैं और यह 10 बार पेश करते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं 1962 से 69 तक इनके पास जो था यह वित्त मंत्रालय भी इनके पास था और वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं और यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे जो 1977-78 में जब आपका
इमरजेंसी हटता है तो उसके बाद यहीं चुने जाते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री, चूँकि बहुत वयोवृद्ध थे और यह सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। तो अगर 1962 से 69 की बात की जाए तो लगातार 10 वर्षों तक यह बजट पेश करते हैं। पहली महिला बजट पेश करने वाली महिला की बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। यह आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, इंदिरा गांधी होता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। बजट एक प्रकार का मनी बिल होता है। मनी बिल का यहाँ पर तात्पर्य होता है जो आय और व्यय होता है उससे रिलेटेड होता है और एक विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी इसे, जब लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। आइए हम लोग अब बजट, जो इस बार का बजट पेश किया गया है, इसके सार की बात कर लेते हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बजट सार क्या क्या मुख्य है। बजट के बारे में जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी जो फैक्ट और कंसेप्ट बतलाया हूँ दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे का जो फैक्ट है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में यह पूछ देता है और मैं बतलाऊंगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। सबसे पहले अंतरिम बजट के वह देख लेते हैं। यह 1947 में पहला आपका कल्पना किया गया था अंतरिम बजट, और उसका 100 साल जो मनाया जा रहा है आपका इस साल 2047, इसी को मोदी सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हम लोग विकसित देश के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बजट की थीम की बात की जाए तो विकसित भारत 2024 इस बजट का थीम है। यह महत्वपूर्ण है आप लोगों का। और जीडीपी की बात की जाए तो यह ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो गया? यह क्यों आप, अच्छा हाँ, आइए हम लोग बजट के बारे में देख लेते हैं इस बार क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। यह विकसित भारत की कल्पना की गई है कि हम लोग 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो उसके बाद 100 वर्ष हो रहे हैं आपका, तो 2047 में हम लोग विकसित भारत के रूप में हो जाएं। और इस बजट का थीम भी आपका जो है वह विकसित भारत 2024 है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस बार बजट में जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इस बार इसका फुल फॉर्म बदल के गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, इसका तात्पर्य यही है शासन, विकास और आपका परफॉर्मेंस, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस निष्पादन किया जाए कि उसका रिजल्ट एक अच्छा से अच्छा हो सके, आ सके। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं एफडीआई और होता है जो कि लॉन्ग टर्म में किसी भी देश में निवेश आता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो लॉन्ग टर्म में निवेश आता है उसी को एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो कि पोर्टफोलियो द्वारा निवेश आता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसका अलग है। यहाँ पर इसका भी थीम बदल दिया गया है, फुल फॉर्म
और यह फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, अगर कोई भी एफडीआई के थ्रू निवेश करना चाह रहा है तो यह आकर्षक के लिए फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। वहीं आगे देख लिया जाए तो इसमें सामाजिक न्याय को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ समय जाति गणना के रूप में जब इशू उठा था तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब के रूप में परिभाषित किया गया कि 4 वर्ग में लोग होते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वह गरीब होता है, दूसरे नंबर पर जो आते हैं वह महिलाएं, तीसरा युवा और आपका चौथा अन्नदाता, यानी कि जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, जो अन्न को प्रोड्यूस करते हैं वहीं आते हैं। इसमें किसानों को ऊपर उठाने का प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण ध्यान है कि जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर ले जाया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगर मेरुदंड की बात की जाए तो आपका कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो अगर किसानों पर विशेष फोकस किया जाए तो उस वक्त ग्रोथ भी अच्छा होता है और डिमांड भी एक अच्छी बनी रहती है। अब हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं। गरीब कल्याण देश कल्याण, अगर गरीबों का कल्याण हो रहा है तो उसके द्वारा देश का भी कल्याण किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और बहुआयामी गरीबी को ही एमपीआई कहा जाता है, मल्टी पावर्टी इंडेक्स के रूप में। या आपका मल्टी पावर्टी होता है इंडेक्स जो जारी किया जाता है, या आपका भारत में इसको नीति आयोग द्वारा, जबकि अगर देखा जाए विश्व लेवल पर तो यह यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है और यह वर्ष 2010 से यह जारी किया जाता है। यही बात किया जाए पीएम जनधन खाते की बात तो यह 2014 में इसे लॉन्च किया गया था सितंबर में। इस बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इसमें सरकार को 2.7 लाख करोड़ का बचत हुआ है। और वहीं पीएम स्वबंधी के तहत देखा जाए तो यह आपका 78 लाख लोगों को ऋण दिया गया है जो कि इंटरप्रेन्योर हैं, उनको 3 लाख फेरी वालों को आपको ऋण दिया गया है। इस बार ऋण का प्रावधान किया गया है। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टारगेट जो रखा गया है वह आपका 3 लाख फेरी वालों को, जो फेरी हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उनके लिए रखा गया है। गरीब कल्याण देश कल्याण में आगे देखा जाए, पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह पीबीजीटी, इसके बारे में आप लोग पुराना हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं इस पर लेक्चर दिया हूं, तो उसको भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। विकास पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद, मतलब उनको हर लेवल पर उनकी सहायता करने की बात कही गई है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिएगा। अन्नदाता का कल्याण, यानी कि किसानों पर बात किया गया है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आप लोग हमें कमेंट में बतलाइए। और यह सब योजनाएं जितना भी बजट में हैं सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पर एलोकेशन कितना किया गया है और यह कब से प्रारंभ किया गया है। और वहीं अगर अगली योजना की बात किया जाए तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किंग ई नाम, इसे ई नैम के रूप में भी जाना जाता है।
इसके तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। एकीकृत का यही तात्पर्य है कि जितने भी मंडियां हैं भारत में उनको एक दूसरे को जोड़ दिया गया है ताकि इनके मूल्य में एक समानता आए, उनको जो किसानों को जो रेट मिल रहा है वह सही रेट मिले। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। यह आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। नारी शक्ति पर जोर। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमी हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है। अगर पिछले वर्ष यह सब जितने डाटा हैं आपके 2013-14 के तुलना के आधार पर बतलाए हैं, जब इसका आप लोग वह देखेंगे तो उसके आधार पर अगर देखेंगे तो आप लोगों का 28% नामांकन उच्च शिक्षा में महिलाओं का बढ़ा है। स्टेम पाठ्यक्रम यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं स्टेम कोई विशेष नहीं है, यह स्टेम आपका इस तरह है। स्टेम सिलेबस इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और आपका इंजीनियरिंग है और यह मैथमेटिक्स है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों एवं महिलाओं का 43% नामांकन है जो दुनिया में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा जो नामांकन 43% जो है स्टेम सिलेबस, मतलब यह सारे सिलेबस मिलाकर जो है बनाए गए हैं सब्जेक्ट, उनके आधार पर है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान जो है वह आपके ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है, यानी उनका हक जो है वो महिलाओं को प्रदान किया गया है। यहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए तो कोविड संबंधित चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास जो ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य रखा गया है। यह आपके परीक्षा के नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर बात किया जाए तो टोटल आपका 5 करोड़ मकान की बात कर ली गई है। 3 करोड़ पूरा जल्द ही किया जाएगा, उसके बाद आपका 2 करोड़ का टारगेट रखा गया है। वहीं आपका रूफ टॉप की बात की जाए सौर प्रणाली लगाने की तो यह आपका निःशुल्क बिजली की भी बात की गई है। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे और हर एक परिवार को सालाना 15,000 से लेके 18,000 रुपये की बचत होगी और इसके तहत आपका ग्रीन एनर्जी पर भी बल दिया जाएगा। इसी के द्वारा जो हमारा नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य है 2070, उसको भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। आयुष्मान भारत की बात की जाए जिसे मोदी केयर भी कहा जाता है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा के लिए सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है कि इसमें वह सारी जो लोकल लेवल पर जो ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यहीं कृषि और प्रसंस्करण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसर का आपका सृजन किया गया है। और यह सारी जो योजनाएं बतलाई जा रही हैं इनका कब यह लॉन्च की गई और इसका मंत्रालय क्या है और इस बार बजट कितना रखा गया है, पिछली बार की अपेक्षा कितना वृद्धि किया गया है, यह मेन चीज़ है जो आप लोगों की परीक्षा के नज़रिए से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण
योजना में 2.4 लाख स्व सहायता समूहों और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करने में मदद मिली है आपका इस योजना के तहत। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार की बात की जाए तो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। यह भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कोष से दीर्घकालीन वित्त पोषण या पुनर्वित्त कम या न्यून ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आपका कोष है इसको दीर्घकालीन रूप से या आपका वित्त पोषण अथवा पुनर्ऋण पोषण की व्यवस्था की गई है। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने के लिए, यहाँ पर डीप टेक का यही तात्पर्य है कि मान लीजिए हम कोई समझौता कर रहे हैं और उस समझौता में अगर कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो शुरू में यह होता है कि 90% वहाँ से टेक्नोलॉजी की आयात किया जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उस पर रिसर्च भी होता है जिससे हम अपने यहाँ उस पर डिपेंडेंसी न रहकर स्वतः हम उसको बनाएं। आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बुनियादी ढांचा विकास रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 111 करोड़ किया जा रहा है। यह सरकार के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। यह आप लोग याद रखिएगा 3.4%। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डेटा यूपीपीसीएस, आरओ या अन्य एग्जामों में उठा देता है। रेलवे की बात की जाए तो लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत को घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों पर के कार्यक्रमों की पहचान की गई है। यह भी महत्वपूर्ण है आप लोगों को। 3 आर्थिक रेल गलियारा स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारे की बात की जाए तो आपका पत्तन संपर्कता गलियारा बनाया जाएगा। अधिक यातायात वाले गलियारे बनाए जाएंगे। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत के तर्ज के मानकों के अनुसार इनको बदला जाएगा जो रेल डिब्बे हैं। विमानन क्षेत्र की बात की जाए तो देश में हवाई अड्डों की संख्या जो है इस समय वह 149 हो गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हुई है। 2013-14 के आधार पर यह डेटा आप लोग याद कीजिएगा, किए रहिएगा। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। सुनील, देश के विमानन कंपनियों की बात की जाए तो 1000 से अधिक नए विमान के लिए आर्डर दिए गए हैं। आप लोग अगर एग्रीमेंट देखेंगे तो कई एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें आर्डर दिए गए हैं टाटा और अन्य कंपनियों के द्वारा। हरित ऊर्जा की बात की जाए तो 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित किया जाएगा वर्ष 2030 तक। परिवहन की बात की जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसे कहा जाता है और घरेलू प्रयोजनों के लिए
पाइप नेचुरल गैस पीएनजी जो कि पाइप के द्वारा सप्लाई किया जाता है में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों में संपूर्ण विकास शुरू करने और उनके वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए राज्यों में मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घ अवधि ऋण दिया जाएगा। यह भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर यदि निवेश की बात की जाए तो निवेश आपका 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई जो टोटल आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका अंतः प्रवाह जो हुआ है वह आपका 596 बिलियन डॉलर हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है। और जो 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतः प्रवाह का 2 गुना है। यह फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। यह और यह 596 बिलियन डॉलर और आपका 2 गुना। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार की भी बात की गई है। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें ब्याज मुक्त होगा और यह आपका 50 वर्षों के लिए होगा।